नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, हमारी मिडिवल इंडिया सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू चल रही है हमारे चैनल पर, और हम आपको कम से कम 10 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं इससे पहले। और आज की वीडियो में हमारी क्लास 11 रहेगी, और इस 11 क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सूर्यवंश। दोस्तों, इससे पहले मुगल वंश हमने शुरू किया हुआ था, और उस मुगल वंश के हम 2 शासक पढ़ चुके थे, एक बाबर और एक हुमायूं। दोस्तों, हुमायूं से अगला शासक पढ़ने के बाद, मतलब उसके पढ़ने से पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है सूर्यवंश का। सूर्यवंश के अंदर हमारे 2 शासक रहेंगे, वो वंश थोड़ा सा अलग पड़ता है, इसलिए हमने उसकी अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई है। वरना हम कंटिन्यू मुगल वंश पढ़ते हैं। हमारा मुगल वंश कंटिन्यू ही चलेगा दोस्तों। इसके बाद हमारा मुगल वंश अगली वीडियो आएगी, जिसके अंदर अगला शासक आएगा जो कि अकबर रहने वाले हैं, क्योंकि हम बाबर और हुमायूं के बारे में तो पढ़ चुके। और उसके बाद तीसरा राजा मुगल वंश का अकबर आएगा। अकबर से पहले जो 1500, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था दोस्तों, 1540 में एक बिलग्राम का युद्ध होता है किस किस के बीच, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, जिसमें हुमायूं कर्मशा नदी में कूदकर अपनी जान बचाकर भाग जाता है, और उसको एक निजाम शाह का भिश्ती, जो कि नौका युवक हुआ करता था, नाव चलाने वाला, वो उसे बचा लेता है। और वो 1555 में सिकंदर शाह सूरी से युद्ध करके दोबारा से गद्दी हासिल कर लेता है। तो दोस्तों, जो 1540 और 1555 के बीच का समय होता है, वो समय जो है वो सूर्यवंश का समय होता है। उस टाइम इंटरवल के बीच में सूर्यवंश अस्तित्व में रहता है। तो दोस्तों, सूर्यवंश से संबंधित सिर्फ 2 ही वंश रहेंगे दोस्तों यहाँ, एक शेरशाह सूरी, एक इसका बेटा होगा सिकंदर शाह सूरी। चलिए दोस्तों, इसको हम कवर कर लेते हैं। इस वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठेंगे हम सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर लेंगे, जिससे कि हमें कहीं और ना भागना पड़े क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए दोस्तों, सूर्यवंश जो अस्तित्व में आया था वो 1540 में आया, जो कि 1555 तक रहने वाला है, क्योंकि 1555 में फिर से दोबारा हुमायूं गद्दी पर बैठ जाएगा। और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सबसे पहले 1539 में भी युद्ध करते हैं हुमायूं के साथ, लेकिन वो गद्दी हासिल करने में नाकामयाब रह जाते हैं, जबकि जीत वो शेरशाह सूरी जाते हैं, और बाबर हुमायूं की हार हो जाती है, लेकिन गद्दी हासिल नहीं कर पाते शेरशाह सूरी। इसलिए उससे अगले साल ठीक 1540 में फिर से युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें हुमायूं की हार हो जाती है और शेरशाह सूरी गद्दी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग निकलता है, और शेरशाह सूरी सोचता है कि हुमायूं मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हुमायूं जिंदा होता है, वो 1555 में दोबारा आएगा और फिर से वो गद्दी हासिल करेगा। तो दोस्तों, सूर्यवंश से संबंधित यहाँ पर 2 ही प्रमुख राजा देखने को मिलते हैं, एक शेरशाह सूरी होगा आपका, और दूसरा होगा सिकंदर शाह सूरी। शेरशाह सूरी का शासनकाल रहने वाला है दोस्तों 1540 से लेकर 1545 तक, और सिकंदर शाह सूरी जो कि इसका बेटा होता है, उसका शासनकाल 1545 से 1555 तक रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले शेरशाह सूरी को अच्छे से डिटेल से कवर कर लेते हैं, उसके बाद इसके बेटे के बारे में पढ़ेंगे, सिकंदर शाह सूरी के बारे में। चलिए दोस्तों, शेरशाह सूरी का जन्म डिस्कस कर लेते हैं। इसका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1472 में। HSSC में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ और कब हुआ? 1472 में हुआ, और हुआ कहाँ था दोस्तों? ये पंजाब के होशियारपुर में। लेकिन हरियाणा का मानना है दोस्तों शेरशाह सूरी का जन्म नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका जन्म तो रियलिटी में होशियारपुर पंजाब में ही हुआ था, लेकिन इसका जो बचपन बीता था वो अपने दादा के पास बीता था। और इसके दादा कहाँ रहा करते थे दोस्तों? नारनौल महेंद्रगढ़ में। और इसके दादा का नाम हुआ करता था दोस्तों इब्राहिम सूरी। परंतु वास्तव में इसका जन्म तो पंजाब में हुआ, लेकिन इसका बचपन नारनौल महेंद्रगढ़ में बीता। किसके पास? अपने दादा इब्राहिम सूरी के पास। दोस्तों, इब्राहिम सूरी का अगर मकबरा पूछ ले तो वो नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है। ये HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। HSSC इसको पता नहीं कितनी अनलिमिटेड बार रिपीट कर चुकी। इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं HSSC के, उनमें किसी ना किसी एक शिफ्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में पड़ता है, और नारनौल कहाँ पड़ता है? महेंद्रगढ़ में। दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, जिसमें पजल होने के बहुत चांस हो जाते हैं बच्चों के। तो मैं आपको ये दोनों डाउट वाले क्वेश्चन यहीं कवर करवा देता हूँ। एक तो है इब्राहिम सूरी, एक है इब्राहिम लोदी।
दोस्तों इब्राहिम लोदी हमने पढ़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के पानीपत ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों ये 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी पजल होने के चांस रहते हैं, तो इसमें पजल नहीं होना। इब्राहिम सूरी का मकबरा अगर पूछ ले तो नारनौल महेंद्रगढ़ में रहने वाला है, और इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछ ले तो पानीपत ज़िले में रहने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का अगर बचपन का नाम पूछ ले तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद, और शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, बहार खान लोहानी नामक व्यक्ति ने इसको शेर खान की उपाधि दी थी। और शेरशाह सूरी की पत्नी का नाम दोस्तों क्या होता था, दूदू बेगम, और दूदू बेगम दोस्तों बिहार की रानी हुआ करती थी। दोस्तों शेरशाह सूरी ने भूमि नापने की इकाई चलाई थी जिसको सन की डंडी के नाम से जाना जाता था, और ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में देखने को मिल चुका है कि शेरशाह सूरी ने भूमि नापने की इकाई कौन सी चलाई थी, जिसका नाम था सन की डंडी। दोस्तों मालिक मोहम्मद जायसी जो कि शेरशाह सूरी का समकालीन होता था। दोस्तों ये समकालीन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, इन सब को एक बारी नज़र से निकाल लेना, मतलब उनको क्लियर कर लेना, क्योंकि समकालीन किसी ना किसी का पूछ लिया जाता है। HSSC एग्ज़ाम में पूछ लेती है अपने कि इसका समकालीन कौन था, इसका समकालीन कौन था, तो ऐसी एक बारी समकालीन वाले टॉपिकों को भी कवर कर लेना। तो ऐसे ही दोस्तों शेरशाह सूरी का समकालीन कौन होता था, मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों एक पद्मावत नामक पुस्तक होती थी जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, और इस पुस्तक में खिलजी वंश का वर्णन मिलता है। और दोस्तों खिलजी वंश को हमने संपूर्ण रूप से कंप्लीट टॉपिक कवर किया था, जो कि हमारी वीडियो में आपको मिल जाएगा। मिडिवल इंडिया का ही वो टॉपिक है, आप चाहे तो हमारी वो वीडियो अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की जो पुस्तक होती है, उस पुस्तक के क्या क्या नाम रहेंगे आपकी, पद्मावत रहने वाली है वो पुस्तक, और क्या है दोस्तों, अखरावत है, और एक है आखिरी कलाम। दोस्तों जो आखिरी कलाम पुस्तक होती थी उसमें सबसे पहली बार यूज़ किया गया था एक शब्द का, जो कि अलविदा नामक शब्द हुआ करता था। सबसे पहली बार अलविदा शब्द का प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक आखिरी कलाम में किया गया था। दोस्तों शेरशाह सूरी एक ऐसा राजा होता था जो प्रशासनिक और समाज हित कार्यों के लिए माना गया है, और इन्हें इसलिए माना जाता है दोस्तों क्योंकि इसने GT रोड का निर्माण करवाया था, जो कि समाज हितों के कार्यों के लिए सबसे बढ़िया कार्य हुआ करता था। और आज तक जो हमारा नेशनल हाईवे NH1 जो हमारा आपका पड़ता है, वो हमारा शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों शेरशाह सूरी ने GT रोड का निर्माण करवाया था, और जब इसने इस GT रोड का निर्माण करवाया था तब इस पे जो ट्रैक होता था, जो इसका रूट होता था, वो कलकत्ता से लेकर पेशावर तक होता था। और दोस्तों ये पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका, जो नेशनल हाईवे 1 होता था वो आपका GT रोड पड़ता था, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया है। NH1 से उसका नाम NH44 कर दिया गया है। वर्तमान में उसे NH44 के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों शेरशाह सूरी ने GT रोड के किनारे पेड़ पौधे लगवाए थे और उन पर नंबर लिखवाए थे। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई हमारा ट्रैक होता है, कोई मार्ग होता है, उसके साइडों में पेड़ पौधे लगे होते हैं और उन पेड़ पौधों पे नंबर लिखे होते हैं, नंबर मेंशन होते हैं। तो दोस्तों उन नंबरों का रीज़न क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है। दोस्तों उन नंबरों से हमें ये पता लग जाता है कि जब पेड़ की कटौती होती है या कोई पेड़ काट कर ले जाता है या कोई आंधी या तूफान आता है तो वो पेड़ गिर जाता है, तो हमें उस काउंटिंग से ये पता लग जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से पेड़ मिसिंग है या कोई पेड़ काट कर ले गया है। तो उस काउंटिंग से हमें वो आइडिया लग जाता है, इसलिए हमेशा पेड़ों पर काउंटिंग लिखी जाती है। तो दोस्तों ये काम किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। दोस्तों शेरशाह सूरी ने हरियाणा में कोस मीनारों का निर्माण करवाया था, और कुल कोस मीनार कितनी हुआ करती थी, 88 कोस मीनार। और वो कोस मीनार दोस्तों किस लिए बनवाई थी, दूरी को मापने के लिए बनवाई थी। हरियाणा में कुल 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। ये पूछ लिया जाता है दोस्तों, HSSC का फेवरेट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी, कि शेरशाह सूरी ने हरियाणा में कुल कितनी कोस मीनार बनवाई थी, तो 88 कोस मीनार बनवाई थी।
इसने अपने समय में चांदी के सिक्के चलाए थे और चांदी के सिक्के को इसने रुपया और तांबे के सिक्के को इसने दाम नाम दिया था दोस्तों। इसने पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया था दोस्तों। ये इसके दो महत्वपूर्ण काम रहेंगे, एक तो पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया और एक चांदी के सिक्के को, जो पहले से चलता आ रहा सिक्का था, इसने उस चांदी के सिक्के को रुपये की उपाधि दे दी थी। मतलब उस चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाने लगा था दोस्तों। इसके शासनकाल में अब्बस खान शेरवानी नामक एक व्यक्ति रहता था, जिसने तारीख ए शेरशाही पुस्तक लिखी थी। और शेरशाह, इसका पुस्तक का नाम देखते ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि तारिक ए शेरशाही पुस्तक शेरशाह सूरी द्वारा लिखी गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तारिक ए शेरशाही पुस्तक किसने लिखी थी? अब्बस खान शेरवानी ने। हमें सूरवंश की जानकारी इसी पुस्तक से मिलती है। शेरशाह सूरी ने दोस्तों काबुली प्रथा व पट्टा प्रथा चलाई थी। और शेरशाह सूरी के शासनकाल में भू राजस्व की दर अगर आपसे पूछ ले तो 1/3 हुआ करती थी, 1/3 हुआ करती थी दोस्तों। ये हम कम से कम 3 राजाओं के बारे में पढ़ चुके। किस किस के राजाओं में पढ़ा था दोस्तों हमने? एक तो आपका तुगलक वंश हुआ करता था, एक मेरे ख्याल से आपका खिलजी वंश हुआ करता था, जिसमें आपने ये भू राजस्व दर पढ़ी थी। और नहीं, फिरोज शाह तुगलक वंश हुआ करता था, हाँ जी, तुगलक वंश होता था आपका। और एक आपका गुलाम वंश हुआ करता था, जिसमें हमने भू राजस्व दर के बारे में जिक्र किया था। और उसके बाद अभी एक सूरवंश है, जिसमें हमने भू राजस्व दर की वैल्यू देखी है। भू राजस्व का दर कितना हुआ करता था इसमें? 1/3 सूरवंश में। तो आपने अलग अलग वंश की भू राजस्व दर याद रखनी है। इसके समय में डाक प्रथा का प्रचलन अधिक हुआ था दोस्तों। इसके समय में सरायों का निर्माण भी करवा दिया गया था। और सराय दोस्तों किन्हें कहते हैं? विश्राम स्थल को बोल दिया जाता था। आराम करने वाले स्थान को क्या बोलता था? सराय बोला जाता था। शेरशाह सूरी 1545 ईस्वी में कलिंजर को जीतने गया था दोस्तों। कहा जाता है कि कलिंजर का शासक एक कीरत नामक हुआ करता था। और कलिंजर की दीवार इतनी मजबूत हुआ करती थी जो कि किसी भी सैनिकों द्वारा नहीं तोड़ी गई थी। इसलिए कलिंजर की दीवार को तोड़ने के लिए एक उक्का नामक तोप का इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक यंत्र होता था। उस उक्का नामक तोप से उस दीवार को तोड़ते वक्त, कलिंजर की दीवार को तोड़ते वक्त, वो तोप जो है वो फट गई थी। और उस तोप के फटने से जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरते मरते शेरशाह सूरी के जो अंतिम वचन थे, उसके अंतिम वचन यही होते थे दोस्तों, क्या हमने कलिंजर को जीत लिया है। क्योंकि कलिंजर की दीवार बहुत मजबूत हुआ करती थी, वो आसानी से टूटने वाली नहीं थी। इसलिए एक उक्का नामक तोप होती थी, उस दीवार को तोड़ने के लिए उस तोप को इस्तेमाल किया गया था। और उस तोप के फटने से ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उसने मरते मरते सिर्फ एक ही बात पूछी थी, क्या हमने कलिंजर को जीत लिया है। तो उसका सेनापति बोलते हैं, हाँ, हमने कलिंजर को जीत लिया है। दोस्तों, शेरशाह सूरी का अगर मकबरा पूछ ले आपसे तो सासाराम बिहार में पड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, HSSC में कई बार देखा जा चुका है। आपके आने वाले एग्जाम ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी या CET, उनमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हरियाणा में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको साथ के साथ बताता चलता हूँ। और जोन से भी क्वेश्चन मैं बताता चलता हूँ HSSC का फेवरेट है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करो। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है, मृत्यु पर कनिंगम नामक इतिहासकार ने एक बात कही थी, एक बात लिखी थी। क्या कही थी दोस्तों उसने? कि शेरशाह सूरी का मकबरा ताजमहल से भी सुंदर है। जैसे लोग ताजमहल को देखने जाते थे, ऐसे ही शेरशाह सूरी के मकबरे को भी देखने जाते हैं, क्योंकि वो ताजमहल से भी सुंदर माना जाता है। 1540 से लेके 1545 तक का शासनकाल रहा दोस्तों शेरशाह सूरी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और इस टाइम इंटरवल के बीच शेरशाह सूरी के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट थे, हमने सभी के सभी पढ़े दोस्तों, जो कि हमारे किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी थे। 1545 से 1555 तक का शासनकाल दोस्तों शेरशाह सूरी के पुत्र सिकंदर शाह सूरी का रहा। दोस्तों, जो हमारा सूरवंश था, इस सूरवंश में हमारे 2 ही राजाओं का जिक्र मिलता है। एक शेरशाह सूरी था और दूसरा उसका बेटा होता था सिकंदर शाह सूरी।
1540 से 1545 तक का शासनकाल शेरशाह सूरी का रहा और 1545 से 55 तक का शासनकाल उसके बेटे सिकंदर शाह सूरी का रहा। दोस्तों 1555 में होता क्या है, एक सरहिंद का युद्ध होता है, जो कि सरहिंद युद्ध किस किस के बीच होता है, सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, क्योंकि हुमायूं वापस लौटकर आ जाता है, क्योंकि वो ठीक हो जाता है, क्यों एक कर्मशा नदी में कूद जाता है शेरशाह सूरी के साथ युद्ध लड़ते वक्त, जो कि 1540 में हुआ था। बिलग्राम का कन्नौज का युद्ध कहलाता था वो, उसमें अपनी जान बचाते वक्त वो कर्मशा नदी में कूदकर भाग जाता है, जो कि वापस 1555 में आता है। और वो जब 1555 में वापस आता है तब वो बदला लेने के लिए आता है, तो उसका बेटा सिकंदर शाह सूरी मिलता है उसे, क्योंकि शेरशाह सूरी उस वक्त मर चुका होता है। तब वो सरहिंद का युद्ध लड़ता है, किससे, शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी के साथ, और फिर वो वापस अपनी गद्दी हासिल कर लेता है। इस युद्ध में किसका, हुमायूं का साथ कौन देता है दोस्तों, बैरम खां देता है। और 1555 से 56 तक दोबारा हुमायूं राजा बना, और यह एकमात्र ऐसा राजा होता था जो 2 बार अलग अलग समय पर गद्दी पर बैठा था। हुमायूं का मकबरा दोस्तों हाजी बेगम में है, और जो हाजी बेगम नहीं सॉरी दोस्तों, हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया, और कहाँ बनवाया दोस्तों, दिल्ली में। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, HSSC में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और बनवाया किसने दोस्तों, ये हाजी बेगम ने। तो दोस्तों ये तो था हमारा सूर्यवंश कंप्लीट टॉपिक। सूर्यवंश का जो समय काल था वो 1540 से लेकर 1555 तक रहने वाला था दोस्तों, हमने ये कंप्लीट पढ़ लिया। उसके बाद हमारे जो 3 शासक रहते हैं मुगल वंश के, एक रहता है आपका अकबर रहता है, एक आपका अकबर के बाद आएगा दोस्तों आपका जहांगीर आएगा, और जहांगीर के बाद आएगा दोस्तों आपका औरंगजेब। ये आपके 3 शासक रहते हैं। उसके बाद ये आपका मुगल वंश भी खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ हमारी मिडिवल इंडिया जो है वो सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और मिडिवल इंडिया के जितने भी टॉपिक है हम आपको कम से कम प्रोवाइड करवा चुके होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन बता चुके होंगे। उसके बाद हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है वो शुरू कर लेंगे, उसकी हम सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। डेली आपको जैसे अब वीडियो प्रोवाइड करवाते आए हैं, ऐसी मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू कर देंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आपको अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप हमारी जितनी भी वीडियो यूट्यूब चैनल पड़ी है उन सभी की PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।